हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 25 दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। हमने इसके पहले भी कुछ ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। लास्ट के 2 दिनों में हमने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देखे थे ट्रीज पे और आज का क्वेश्चन अगेन ट्रीज पे होने वाला है। पर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होने वाला है ट्री पे, ये मीडियम लेवल का होने वाला है। एट द सेम टाइम ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस अगर आपने यहाँ तक अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है, यहाँ तक अगर आपने चीज़ों को सीखा है, सॉल्व किया है अब तक डिसेंबर डेली लीड कोड चैलेंज में। एंड अगेन मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग टू टुडेस क्वेश्चन, अब देख लो इसमें क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच ट्री रो। ओके, ये जो रो बता रहे हैं ना, देखो सबसे पहले आप ये एक चीज समझ लो। अभी तक हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, बट अगेन ये जब भी आपको रो या ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं ना, देखो ये टेक्निकल टर्म्स नहीं होते, ठीक है? ये इन्होंने जस्ट ऐसे मतलब फॉर द नेम सेक दिया हुआ है। ये टेक्निकल टर्म नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप इन टर्म्स को यूज मत करना जब आप अपना सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने वाले हो इंटरव्यू में, बिकॉज ये रो जो है ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है? रो का जो रियल यूज है वो मैट्रिक्स में आता है, ठीक है? ट्रीज में रो का कोई यूज नहीं आता। मैं आपको बताऊंगा इसका अल्टरनेटिव क्या होता है मतलब ट्री के केस में। पर अगेन मैं आपको जस्ट समझा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के नाम में दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल टर्म है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, given the root of a binary tree, return an array of largest value in each row of the tree zero index। ठीक है, यहाँ पे देखो करना क्या है। अब देख लो, सबसे पहली चीज, रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब टेक्निकल टर्म्स में होता है लेवल ऑफ ए ट्री। ओके, लेवल क्या होता है? देखो समझने की कोशिश करो। लेवल का जो सिनोनिम मैं कह सकता हूँ कि जो मोस्ट लाइकली सिनोनिम है वो डेप्थ। यानी कि देख लो, फॉर एग्जांपल जो नोड 3 और 2 है, वो दोनों रूट से डिस्टेंस सेम है उनकी, ठीक है? मतलब इनकी डिस्टेंस फ्रॉम द रूट है 1 एज की, ठीक है? यानी 3 जो है वो भी रूट से 1 एज अवे है, 2 जो है वो भी रूट से 1 एज अवे है। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये लेवल 1 में है, ठीक है? सिमिलरली 5, 3 एंड 9 की अगर हम बात करें तो ये लेवल 2 में है, ठीक है? लेवल 2 का मतलब क्या है? ये रूट से 2 एजेस अवे हैं, ठीक है? जैसे 5 जो है वो 2 एज को मतलब अवे है रूट से, एंड सो ऑन 3 और 6 9 भी वैसे ही है। तो हमें क्या करना है, हर लेवल का मैक्सिमम एलिमेंट हमें रिटर्न करना है, ठीक है? इन फॉर्म ऑफ ए एरे, ठीक है? और इन्होंने जीरो इंडेक्स भी बोला हुआ है, इसके भी क्या मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो जो रूट है वो हमेशा उस लेवल में सिंगल एलिमेंट होने वाला है, ठीक है? जीरो इंडेक्स का मतलब देखो सबसे पहले रूट जो है इसका लेवल आपको जीरो लेना है, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। इसका लेवल 0 लेना है और इन्होंने 0 इंडेक्स बताया, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि जो इसका 0th इंडेक्स जो होने वाला है आंसर का, वो लेवल 0 का मैक्स होने वाला है, ठीक है? क्योंकि रूट हमेशा सिंगल एलिमेंट होता है अपने लेवल में, तो जो भी रूट का वैल्यू है वो आपको एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, ठीक है? नेक्स्ट लेवल में आ जाते हैं 3 एंड 2। 3 एंड 2 में से सबसे बड़ा 3 है, तो हम जो इंडेक्स 1 होगा उसमें लेवल 1 का मैक्सिमम एलिमेंट लिखेंगे। तो इंडेक्स 1 में क्या लिखना है? लेवल 1 का मैक्स एलिमेंट, वो क्या है? 3 है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5, 3 एंड 9 में। तो 5, 3 एंड 9 में सबसे बड़ा एलिमेंट है 9। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लेवल 2 का मैक्सिमम एलिमेंट हम लिखेंगे इंडेक्स 2 में, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लाइन लिख दिया एंड सो ऑन, ठीक है? इसका इन्होंने डायग्राम नहीं दिया, बट अगेन ये इसमें रूट है, उसके रूट का वाला एक और लेवल है, ठीक है? लेवल 1 है, तो लेवल 0 लेवल 1 उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। तो 1 हो गया वो रूट और 2 एंड 3 हो गया वो आपका लेवल 1 में आ जाते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है? 3, तो आपको 3 लिख देना है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द कंस्ट्रेंट्स, आप देख सकते हो कि इसमें वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जब आप एक डेटा टाइप चूज़ कर रहे होते हो जावा और जावा सी प्लस में, तब आपको ये चीज़ अच्छे से देखनी होती है, जो डेटा टाइप है आपका, वो इन वैल्यूज़ को होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, वो ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप इनमें ये भी देख लो कि कितने बड़े रेंज का होने वाला है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिस्कस ऑन योर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो मतलब मैं आपको दोनों सॉल्यूशन दिखाऊँगा, डीएफएस और बीएफएस। ठीक है, मैं इन दोनों का आपको अप्रोच दिखाऊँगा। सबसे पहले हम डीएफएस से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गया होगा। आपको हर लेवल में जाना है, उस लेवल का मैक्सिमम लेवल आपको रिटर्न करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाते हैं डीएफएस में। तो डीएफएस में मैं आपको बहुत ही जेनेरिक सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को अभी तक फॉलो किया है, तो आपको पहले ही पता होगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? बिकॉज़ मैं एग्ज़ैक्ट सेम जो टेम्पलेट होता है, मैं हर बार यूज़ करता हूँ, जब भी मैं डीएफएस करता हूँ। क्या करना है हमें? हमें सबसे पहले देखो आंसर जो है, ओके, जस्ट वन थिंग बिफोर दैट, अगर आपको नहीं पता है कि अगर आपकी चीज़ें नहीं है, जैसे कि आप पहले बार कोई ट्री का क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि लीड कोड जो होता है, वो जब ट्रीज़ का क्वेश्चन दे रहा होता है ना, वो जो आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, राइट? वो बेसिकली क्रिएट होता है फ्रॉम दिस क्लास, ओके? जो ऑब्जेक्ट होता है ना इस क्लास के, वो हर नोड का होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, ये जो ट्री नोड क्लास है, जो हर नोड होता है बेसिकली इस ट्री में, वो इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? सो फॉर दैट रीज़न हर जो नोड है उसके में एक डॉट वेल होगा, एक डॉट लेफ्ट होगा और एक डॉट राइट होगा, ठीक है? डॉट लेफ्ट और डॉट राइट उसको मतलब एक एज़ अ पॉइंटर एक्ट करते हैं वो चाइल्ड नोड्स के लिए, ठीक है? और जो डॉट वेल है वो उसका करंट नोड का वैल्यू बताएगा, ठीक है? ये जस्ट मैं आपको ऊपर नॉलेज से बता दे रहा हूँ, अगर आपको पहले से नहीं पता था तो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट।
तो हाँ, अगर आप अपने लोकल कंपाइलर में इसको अभी ट्राई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये क्लास क्रिएट करना रहेगा। उसके बाद ये जैसे कि इनपुट हमें बना-बनाया आ रहा है, आपको इनपुट भी बना के देना होगा, ठीक है? दैट इज़ आपको इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिकली क्रिएट करना रहेगा, तब आपको इसमें पास करना रहेगा, ठीक है? ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि देख लो, आपको जैसे इवन इन गूगल व्हाट हैपेंस नो, वो आपको सिंपली एक बोलेंगे कि गूगल शीट दे देंगे, ओके? आपको गूगल जो डॉक होगा वो आपको ओपन करके दे देंगे, दैट इज़ अ वर्डपैड काइंड ऑफ थिंग। वहाँ पे आपको कोड लिखना होगा, ठीक है? तो क्या होगा ना कि आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप ऐसे मतलब बने-बनाए चीज़ में, जैसे बने-बनाए जो एडिट्स आ जाते हैं, वहाँ पे बैठ के लिखो, जहाँ पे आपको इनपुट पहले ही मिल रहा होगा, ठीक है? वैसा नहीं होता है बहुत बार। तो आपको इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए कि देखो लीड कोड में आपको बना-बनाया मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट। पर आपको ये भी आना चाहिए कि इनपुट ये लोग कैसे इंटरनली बना के भेज रहे हैं, ताकि अगर आपको ड्राई रन करके दिखाना पड़े कभी, तो कि अपने लोकल कंपाइलर में आप वो करके दिखा सको। रिमेंबर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? अभी मैं आपको बता देता हूँ पर मोस्टली मैं बहुत से लोग ये चीज़ आपको नहीं बताएँगे। मैं भी कई बार ये चीज़ें स्किप कर देता हूँ। पर या मैं इस वीडियो में एक बार बता देना चाहता हूँ क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन है, तो मैं इन चीज़ों पे भी थोड़ा-थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आपको एक बार ये भी करना है कि लोकल कंपाइलर में एक बार इस क्लास को बनाओ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, आप ट्राई करो कि जो स्ट्रक्चर आपको दिया ना एग्जांपल 1 में, ये आप क्रिएट करके एज़ अ इनपुट भेज सको और देन आपका सॉल्यूशन आप ट्राई करना, ठीक है? अपने लोकल जो भी आपका एडिटर है, कोड एडिटर है, उसमें आप ये ट्राई करना एक बार, ठीक है? नॉट इन दिस ऑनलाइन कंपाइलर्स। तो अब आ जाते हैं इसमें। देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले जो क्योंकि हमको आंसर एरे रिटर्न करना है, ठीक है? मतलब सॉरी ए लिस्ट रिटर्न करना ऑफ इंटिजर्स, तो मैंने इसको आंसर बना दिया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डीएफएस फंक्शन जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन होगा, ठीक है? उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पहली बार कॉल किया, ठीक है? डीएफएस फंक्शन को। देन आई एम रिटर्निंग द आंसर, ठीक है? अब देख लेते हो क्या रहा है देखो, इस जो फंक्शन इसमें क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें एक रूट है। रूट के अलावा इसमें एक लेवल है। लेवल को मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ अगर मैं ये वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ अभी, तो भी ये काम करेगा। क्यों? जो रूट है मेरा, उसकी लेवल 0 होगी। उसके अलावा आपको हर बार ये वैल्यू पास करनी रहेगी, ठीक है? कौन-सा लेवल है उसकी वैल्यू आपको पास करनी रहेगी। अगर आप पास नहीं करोगे तो उसको 0 ले लिया जाएगा, ठीक है? फॉर दैट रीज़न आप सिर्फ रूट के लिए इसको बिना पास के छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आपको हर बार पास करना पड़ेगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हम कर रहे हैं सबसे पहले हम एक ऐसा कंडीशन लिख रहे हैं जो कि रिकर्शन को एक पॉइंट में आगे जाने से रोकेगा, ठीक है? ये कंडीशन क्या है? बस मतलब एक स्टॉपिंग कंडीशन है इसके लिए। तो क्या स्टॉपिंग कंडीशन है? अगर जैसे कि हम लीफ नोड में आ जाते हैं जहाँ पे उसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा, तो उस केस में हमको रिकर्शन को रोकना है, ठीक है? उस वजह से हम ये कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है? स्पेशली ये लीफ नोड्स के लिए कि लीफ नोड के आगे हमें नहीं जाना, हमको वापस आना है, ठीक है? रिमेंबर ये डीएफएस होने वाला है। डीएफएस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप देख लो, सबसे पहले 1 में आएँगे, फिर 3 में आएँगे, फिर 5 में आएँगे, ठीक है? तो ये होता है डीएफएस, ठीक है? आप एक डेप्थ में पूरा एंड तक जाओगे। तो रिमेंबर ये होता है डीएफएस। नेक्स्ट क्या करने वाला है देख लो, सबसे पहले मैंने आंसर को मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, राइट? मैंने इसको किसी भी चीज़ से इनिशियलाइज़ नहीं किया है। इसमें कोई भी इनिशियल एलिमेंट्स नहीं है। तो उस वजह से मैं हर बार चेक करूँगा कि जो लेंथ ऑफ आंसर है, क्या वो लेवल प्लस 1 से नीचे उसका लेंथ जो है वो लेवल प्लस 1 से नीचे है। यानी कि मान के चलो मैं पहले मतलब मैं रूट वाले एलिमेंट पे हूँ, ठीक है? रूट में उसका लेवल क्या 0 होता है। तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि देख लो, ये जो एलिमेंट है ना, इसका अगर मान के चलो मेरे पूरे आंसर में खाली यही एक एलिमेंट है, तो उसका लेंथ क्या होगा? 1 होगा। लेकिन मैं स्टार्टिंग में क्या रख रहा हूँ आंसर? आंसर में लेंथ की 0 होगी, ठीक है? तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि लेंथ ऑफ आंसर जो कि 0 होगा इनिशियली इज़ लेस देन 0 प्लस 1 व्हिच इज़ 1, ठीक है? यानी 0 इज़ लेस देन 1, ओके? तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक नया वैल्यू अपेंड कर देंगे। दैट इज़ जब भी हम एक लेवल में पहली बार आ रहे हैं, तब ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है? जब भी हम एक लेवल में पहला एलिमेंट फेस कर रहे हैं, तब ये कंडीशन ट्रू होगा। हम एक नया वैल्यू इंसर्ट कर देंगे उसके लिए, जो कि उसका मतलब पॉसिबल आंसर होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो पॉसिबल आंसर क्या होगा? वो पॉसिबल आंसर का रूट डॉट वैल्यू जो भी हमने पहला वैल्यू देखा है, वो हम इसमें लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है? मान के चलो कि यहाँ पे तो सबसे पहले हमने 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, ठीक है? इसमें जो आपको 9 दिख रहा है, ये इनिशियली 5 होगा, पर हम धीरे-धीरे इसको चेंज करेंगे, पर स्टार्टिंग में ये 5 आएगा, ठीक है? यहाँ पे। तो इसका मतलब वही है। नेक्स्ट जब जब हम दूसरी बार उस लेवल के किसी एक एलिमेंट को हम देखेंगे, तब ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है देख लो, इसमें हम कर रहे हैं आंसर ऑफ लेवल दैट इज़ जो लेवल वाला इंडेक्स है, हम आंसर एरे के उसमें जा रहे हैं, इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ जो पहला वैल्यू था वहाँ पे कमा रूट डॉट वैल्यू यानी जो अभी जो करंट रूट का जो वैल्यू है वो। इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा हम उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके अलावा जो कि क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि डी मतलब ये रिकर्सिव है, ठीक है? तो हम इसमें रिकर्शन कर रहे हैं कि हम करंट जो रूट है उसके दोनों सब ट्रीज़ में जा रहे हैं, ठीक है? लेफ्ट सब ट्री में भी और राइट सब ट्री में भी। तो हम क्या कर रहे हैं रूट डॉट लेफ्ट को कॉल कर रहे हैं और लेवल प्लस 1 कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम एक मतलब अ, रूट से उसके नीचे वाले में जाते हैं, पैरेंट से चाइल्ड में जाते हैं, तो लेवल प्लस 1 हो रहा है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो इन दोनों केस में हम वही कर रहे हैं। जो भी अभी करंट लेवल था अपने पैरेंट का, उसको +1 करके हम नीचे भेज रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट।
तो ये चलता जाएगा जब तक हम लीफ नोड्स में नहीं आ जाते और लीफ नोड में आके यहाँ पे इस वजह से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। एंड फाइनली मैं आपको यहाँ पे आंसर रिटर्न करके दिखा रहा हूँ। तो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर रहा है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये काम भी क्यों कर रहा है। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी एक लेवल में पहली बार जाते हैं, उसके एक पहले एलिमेंट को देख रहे होते हैं, हम उसमें उसी का वैल्यू डाल देंगे एज़ अ मैक्स वैल्यू, ठीक है? उसके बाद जब भी हम उस लेवल के दूसरे एलिमेंट्स को फेस कर रहे होंगे, हम चेक करेंगे कि जो एक्जिस्टिंग वैल्यू था, क्या वो बढ़ा है कि अभी करंट एलिमेंट्स का वैल्यू बढ़े, ठीक है? अकॉर्डिंगली हम उसमें अपडेट करते जाएँगे। तो एट लास्ट आप देख सकते हो क्या होगा कि देखो इसमें 9 आ गया, राइट? जैसे मैंने बताया था इसमें जो पहला वैल्यू होगा वो 5 होगा, ठीक है? उसके बाद हम 3 से कंपेयर करेंगे, 3 से भी 5 बड़ा है, 5 ही रहेगा, फिर 9 आ जाएगा। जो 5 और 9 में से 9 बड़ा होगा तो इसमें यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है? ये वैसे ही काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा डीएफएस सॉल्यूशन, मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। आप आराम से जाके खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप खुद से एनालाइज़ करो। अगर आपने पहले ये चीज़ें नहीं देखी, आप खुद से एनालाइज़ करो, तब आपको ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे आप इन चीज़ों को अपने माइंड में, ठीक है? फर्स्ट थिंग। उसके अलावा अगर हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, देखो, ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो निकालना बहुत ईज़ी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर रूट मतलब हर हम नोड में जा रहे हैं, हम हर एज में जा रहे हैं। तो टेक्निकली इसका जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, वो होने वाला है n प्लस ई, ठीक है? n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स है, e क्या है? नंबर ऑफ एजेस है। देखो ये ऐसा हम ग्राफ में लिखते हैं, ठीक है? अब बात आ जाती है, क्योंकि एक ट्री है, ठीक है? एक बाइनरी ट्री है। तो बाइनरी ट्री में चीज़ें फिक्स होती है कि हर नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड्स होंगे एट अ मैक्स, रिमेंबर एट अ मैक्स। इससे कम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और एट मैक्स 2 होंगे, ठीक है? तो आइडियली ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ एजेस जो हैं, वो फिक्स्ड होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है? उस वजह से जो ई का कंपोनेंट होता है, मैंने आपको बताया n प्लस ई जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें से आप ई को हटा सकते हो क्योंकि वो फिक्स्ड होगा, ठीक है? दैट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एजेस ओनली। दैट इज़ फॉर हर नोड के लिए 2 एजेस होंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके? समथिंग लाइक दैट, तो आप एच को हटा सकते हो। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड ओ ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है? अब अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बताने का कोई ईज़ी तरीका नहीं है। आपको कुछ असम्पशन्स में जाना होगा। आप ये चीज़ क्लियरली मतलब समझ लो, ये आपको हर बार काम आएगा और ये एक्सप्लेनेशन आप इवेंट्स में भी दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ अज़्यूम करनी होगी, देखो इसमें देखो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसमें एज़ सच क्या हो रहा है, ये जो मेरा आंसर है मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, सबसे पहली चीज़। क्यों? क्योंकि ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब ये एज़ मतलब रिक्वायरमेंट है कि मैं इस फॉर्म में आंसर को रिटर्न करूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है? एज़ सच ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं इसको ये नहीं होता तो मेरा आंसर नहीं आता, ऐसा नहीं है। कि आंसर को मुझे इस फॉर्म में देना है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको नहीं कंसीडर करने वाला अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है? दूसरी चीज़ आ जाती है कि क्योंकि आप एक रिकर्सिव चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो रिकर्शन का डेप्थ आता है, आपको उसको एज़ अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करना होगा, ठीक है? आप बात मेरी समझ रहे हो ना? ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंसीडर मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ये चीज़ इंटरव्यू में बता सकते हो, क्योंकि ये एज़ ए रिक्वायरमेंट हम ले रहे हैं कि हमको आंसर इस फॉर्म में रिटर्न करना है, तो मैं इसको जस्ट रिटर्न कर रहा हूँ। अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे सॉल्यूशन में, ठीक है? जो इस रिकर्शन का जो डेप्थ आता है, वो आप सेम मायने में आप कंसीडर कर सकते हो एज़ अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका डेप्थ क्या आएगा? देखो इसका डेप्थ आएगा, वो डिपेंड करेगा कि मेरे जो हाईएस्ट लेवल क्या है, ठीक है? मतलब कितना डेप्थ एक मतलब कितना डेप्थ हो सकता है, कितना ज़्यादा डेप्थ हो सकता है, ठीक है? अकॉर्डिंगली वो आएगा। आप एक सिनेरियो जस्ट अज़्यूम करके देख लो, मान के चलो ये जो 1, 3 एंड 5 है, राइट? खाली ट्री मेरा उतना ही, खाली ये 3 एलिमेंट मेरे ट्री में, ठीक है? तो वो एक ऐसा केस हो जाएगा, दैट इज़ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वही डेप्थ भी हो जाएगा। दैट्स इफ n इक्वल टू 3, तो डेप्थ भी मेरा n इक्वल टू 3 हो रहा है। कौन से केस में? जब सारे लेवल में सिर्फ एक नोड हो। समझ रहे हो ना क्या है? सारे लेवल में सिर्फ एक नोड हो। दैट इज़ जैसे कि 1, 3 एंड 5 है, तो पूरा ट्री ही खाली इन 3 नोड से बना है और ये तीनों ही नोड डिफरेंट लेवल्स में है, ठीक है? जैसे कि इस वाले में 3 एंड 2 एक लेवल में, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ 1, 3 एंड 5, खाली 1, 3 एंड 5 से पूरा ट्री बना है और 1, 3 एंड 5 तीनों ही डिफरेंट लेवल में। दैट इज़ हर लेवल में सिर्फ एक ही नोड है। उस केस में अगर आप रिकर्शन की डेप्थ देखोगे, तो वो भी O ऑफ n आएगा, ठीक है? उस केस में रिकर्शन का डेप्थ भी O ऑफ n आएगा। उस वजह से इन द वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होने वाली है, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी, क्योंकि देखो ये चीज़ें आपको तो अब अगर आपने पहले चीज़ नहीं समझी होगी ना, स्पेशली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ट्रीज़ के लिए, तब आपको इंटरव्यू में बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैं इसका क्या आंसर दूँ? ये कैसे निकलेगा? क्या मैं कोई असम्पशन यूज़ कर लूँ क्या? ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट होगी। आप ये अगर एक्सप्लेनेशन देते हो, तब आपको कुछ भी और ऐसे सोचने-समझने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप बस अज़्यूम कर रहे हैं इन द वर्स्ट केस, अगर सारे नोड्स एक ही मतलब लेवल में आ जाते हैं, तो हर नोड के लिए बेसिकली हमें एक डिफरेंट रिकर्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है? रिकर्शन का जो डेप्थ होता है, वो हर नोड के लिए एक-एक बढ़ाएगा, 1 यूनिट बढ़ेगा। तो उस वजह से O ऑफ n वो हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो दोनों स्पेस और टाइम O ऑफ n होने वाली है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट सॉल्यूशन, इस केस में मैं आपको बीएफएस को यूज़ करके दिखाऊँगा। देखो डेप्थ जो डीएफएस था, इसमें ये हेल्प हो गई ना हमें कि हम जो लेवल था वो भी एज़ अ पैरामीटर ले रहे थे इस फंक्शन में, ठीक है? पर इस केस में हमको
वो हम अलग से नहीं ले सकते। तो वो हमको उस एलिमेंट के साथ ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, क्यू की बात बीएफएस की हो रही है तो मैं सबसे पहले क्यू ले लूँगा, बिना क्यू के आप मतलब बीएफएस को नहीं ला सकते, राइट? तो सेम चीज़ अगर रूट इज़ नॉट इक्वल टू नन तो क्या करूँगा मैं अपने क्यू में उसको अपेंड कर दूँगा, ठीक है? ये मेरा पूरा एलिमेंट दिखने वाला है। तो इसमें देख लो इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला हो गया मेरा रूट इटसेल्फ, देन द लेवल ऑफ दैट रूट, ओके? क्योंकि जो रूट है ये रियल रूट है ओरिजिनल ट्री का, राइट? तो इसका जो डेप्थ है वो 0 है, दैट इज़ इसका जो लेवल है वो 0 है, तो मैंने इसको अपेंड कर दिया। इसके आगे जब भी मैं कोई एलिमेंट अपेंड करूँगा, मैं उसका लेवल यहाँ पे अपेंड करूँगा। देख रहे हो ना? ये जो मतलब रूट है, मतलब रूट इन द सेंस ये जो पैरेंट आप मान के चलो, ये जो पैरेंट है उसका जो लेवल है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। इस नोड का जो लेवल है, ठीक है? जो रूट के केस में ये 0 होने वाला है, ठीक है? तो ये मेरा पूरा एक एलिमेंट हो गया क्यू में। उसके बाद आंसर का मैंने अरे बना लिया, फिर सेम चीज़ जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। मैंने क्यू डॉट पॉप किया। देखो एक चीज़ आप समझ लो, जो पॉप फंक्शन होता है ना, वो हमेशा लास्ट एंटर्ड एलिमेंट को पॉप करता है। दैट इज़ हमेशा जो लास्ट अपेंडेड एलिमेंट होता है, अपेंड का मतलब क्या होता है? जो राइट मोस्ट आपका एलिमेंट है आपके क्यू में वो वाला पॉप होगा, ठीक है? क्योंकि वही सबसे लास्ट में आपका ऐड हुआ होगा। तो हमने पॉप किया, पॉप हमेशा राइट मोस्ट एलिमेंट होता है। फिर इसके 2 पार्ट्स है, ठीक है? क्योंकि इसमें 2 मतलब वैल्यूज़ थे, तो ये पॉप होने में ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? पहला हम कहलाएगा नोड, दूसरा कहलाएगा लेवल, ठीक है? ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये सेम चीज़ जो हमने डीएफएस में की थी, ठीक है? अब देख सकते हो मैंने एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ यहाँ लिखा है कि अगर एक लेवल में हम पहला एलिमेंट देखने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक वैल्यू डालनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है? ताकि हम बाकी एलिमेंट से कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए जो करंट नोड की वैल्यू है हम उसी को एज़ इट इज़ डाल देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख लेना, इसको समझ लेना, मैं आपको पहले भी समझाया था ये क्या हो रहा है, ठीक है? लेवल प्लस 1 क्यों लिखा ये भी मैंने आपको समझाया था। तो लेवल जो रूट का वो 0 है, ठीक है? पर उसके लिए भी एक एलिमेंट हमें चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई हम +1 कर रहे हैं। 0 + 1 1 हो जाएगा। यानी एक मतलब एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ओनली देन वी कैन कंपेयर इट फॉर दैट रीज़न। अगर वैल्यू नहीं है, तो खाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अपेंड कर दो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर वैल्यू है, तो हमको क्या करना है, एक्जिस्टिंग वैल्यू को करंट नोड के वैल्यू से कंपेयर करना है, जो भी बड़ा हो उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद हमें बाकी एलिमेंट्स में जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी करंट नोड है, उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं, उनको हम डाल देंगे अपने क्यू में, ठीक है? क्या करेंगे, ये देखो हम इस एलिमेंट को अपेंड कर दिया। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर नोड डॉट लेफ्ट जो यानी कि उसका लेफ्ट मतलब चाइल्ड नोड है, तो वो नन तो नहीं है। अगर नन नहीं है, तो हम इस वाले एलिमेंट को अपेंड कर देंगे। ये एलिमेंट क्या है? उसका लेफ्ट सब ट्री का रूट है। रिमेंबर लेफ्ट सब ट्री का रूट। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। अगर आप एक्सप्लेनेशन के टाइम में गलत टर्म्स यूज़ कर रहे हो ना, तो वो भी गलत इम्पैक्ट बनाएगा इंटरव्यू में, ठीक है? लेफ्ट सब ट्री का रूट है, एट द सेम टाइम उसका जो लेवल है, ये उसका लेवल है, ठीक है? लेवल प्लस 1। सेम चीज़ नोड डॉट राइट इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू नन, तो हम क्या कर रहे हैं? राइट सब ट्री का रूट जो है हम वो लिख रहे हैं और लेवल प्लस 1 करके लिख देना है, ठीक है? ये लूप जब तक चलेगा जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, उसके बाद हम आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको अगर ये रन करके दिखाऊँ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मेरे केस में ये आप देख सकते हो, जो बीएफएस सॉल्यूशन है ना, वो डीएफएस से ज़्यादा फास्ट था, बाय 1 और 2 मिलीसेकंड्स फास्ट था। मतलब ये बीएफएस वाला 100% टेस्ट केस को बीट कर रहा था पाइथन में, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस केस में ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जो टेस्ट केसेस लिखे गए हैं, वो मतलब इसको ज़्यादा सूट करता है समहाउ, पर इसको ज़्यादा सूट कर रहा हूँ। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मतलब एग्ज़ैक्टली डीएफएस जैसी ही है, ठीक है? डीएफएस इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जस्ट मेथोडोलॉजी का डिफरेंस है, पर ऐसा नहीं है कि डीएफएस ज़्यादा मतलब काम कर रहा है, ये कम कंप्यूटेशन में सेम रिजल्ट दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर नोड में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मैक्स वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है? तो अल्टीमेटली एम वही है, पर आप किस तरीके से जाते हो वो डिफर करता है। बट बीएफएस ज़्यादा नेचुरल सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू मी। आप बीएफएस को कंसीडर कर सकते हो। इवन इन ग्राफ्स बीएफएस का हमेशा इंपॉर्टेंस रहता है, पर रिमेंबर डीएफएस जो है वो सिर्फ ट्रीज़ तक लिमिटेड है। आप जाके कभी भी ग्राफ में डिफेंस नहीं करते हो, ठीक है? नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता। सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगेन हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लास्ट वीक तक आ चुके हैं दिसंबर के। ये कुछ लास्ट क्वेश्चन्स होने वाले हैं हमारे 2024 के लिए लीड कोड से। तो प्लीज़ अच्छे से ट्राई करो। जब भी आपको टाइम मिलता है 100% दो, चीज़ों को सीख लो। अगर एक बार आपको चीज़ें आ गई, ये चीज़ आपको बहुत ईज़ी लगने लगेंगी, ठीक है? सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू टुमारो। प्लीज़ सब्सक्राइब और आगे मिलते हैं। थैंक यू।